अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद सदफ इकराम। तो आज हम डिस्कस करेंगे फोर्थ सेमेस्टर की इंग्लिश की पीपीटी। फाइनल टर्म की है इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स। इसमें हम देखेंगे कि प्रेजेंटेशन किस तरीके से देते हैं, कौन कौन सी स्किल्स होती हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है और किन किन तरीकों से हम अपनी प्रेजेंटेशन को मज़ीद प्रोफेशनल बना सकते हैं। डेफिनेशन आ रही है आपके पास कि डेफिनेशन क्या होता है। अ प्रेजेंटेशन इज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन which can be adapted to various speaking situations such as talking to a group, addressing a meeting or briefing team। मतलब कि डेफिनेशन क्या है कि प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो, किसी के साथ बात कर रहे हो, जो कि आप अडेप्ट कर सकते हो मुख्तलिफ किस्म की स्पीकिंग सिचुएशन से। मतलब कि आप अगर एक ग्रुप में बैठे हो और बात कर रहे हो, क्लियर, तो आपकी परसेप्शन अलग होती है, आप अपने ख्यालात का इजहार करते हो, आपके ग्रुप मेंबर्स अपनी अपनी राय देते हैं, तो सबकी प्रेजेंटेशन क्या होती है, डिफरेंट होती है। प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप आए और आपने पढ़ाया, आपने लेक्चर दिया, आपने टॉपिक को समझाया। दिस इज नॉट अ प्रेजेंटेशन, क्लियर, दिस इज अ टीचिंग वे। प्रेजेंटेशन वो होता है किसी भी चीज को डिलीवर करना, कम्युनिकेशन स्किल्स जिसमें हो, जैसे आप बात कर रहे हो ग्रुप में या किसी मीटिंग में हो, ठीक है, या आपने एक टीम बनाई है, टीम वर्क होके काम कर रहे हो, तो वो आपकी प्रेजेंटेशन होती है। प्रेजेंटेशन क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैच होता है, इंडिया और वर्सेस पाकिस्तान का अगर मैच होता है तो 11-11 टीम्स मेंबर जो है वो अपोजिट साइड पर भी होते हैं और इस तरफ भी होते हैं। मतलब पाकिस्तान के भी 11 है और फिर इंडिया के भी, तो ये उनकी प्रेजेंटेशन होती है। मतलब वो ग्रुप मेंबर्स में एक दूसरे के साथ डिस्कस करके अपनी प्रेजेंटेशन को शो ऑफ कर रहे होते हैं, क्रिकेट प्ले कर रहे होते हैं, तो ये उनकी प्रेजेंटेशन होती है। एक तो ये प्रेजेंटेशन हो गई कि वो शो ऑफ करवा रहे हैं, एक वो प्रेजेंटेशन हो गई जो कि आप क्लास में दे रहे हो, एक आप शो करवा रहे हो, एक वो प्रेजेंटेशन हो गई कि जो आप लेक्चर सुन रहे हो और मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, एक ये प्रेजेंटेशन है। चौथी प्रेजेंटेशन ये होती है कि प्रिंसिपल आती है, वो आपको किसी चीज के बारे में समझाती है, वो प्रेजेंटेशन हो गई। उसके बाद प्रेजेंटेशन ये होती है कि आपके फैकल्टी मेंबर आपको किसी चीज के बारे में समझा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं, राय दे रहे हैं, गाइडलाइंस दे रहे हैं, ठीक है, वो आपकी क्या होती है, प्रेजेंटेशन होती है। तो प्रेजेंटेशन मुख्तलिफ किस्म की होती है। बेसिकली प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि बात करना, कम्युनिकेट करना, ग्रुप बनाना, टीम बनाना और उसके साथ रोल प्ले करना। रोल प्ले भी आप कर सकते हो, आप उसको इसको समझा भी सकते हो, क्योंकि प्रेजेंटेशन सबने अलग अलग हर एक इंडिविजुअल ने भी दी है और ग्रुप वाइज भी दी है। तो ग्रुप वाइज में क्या होता है, ग्रुप मेंबर आके अपने ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसके बाद वन बाय वन सीक्वेंस के साथ तमाम के तमाम ग्रुप मेंबर्स आके अपनी अपनी प्रेजेंटेशन का इजहार करते हैं। प्रेजेंटेशन स्किल्स, स्लाइड नंबर 2। प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या होनी चाहिए, फॉलोइंग आर द स्टेप्स इंक्लूडिंग इन प्रिपेयरिंग इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। ये कुछ स्टेप्स है हमारे पास जिससे आप अपनी प्रेजेंटेशन को मजीद इफेक्टिव बना सकते हो। मजीद इफेक्टिव से मुराद ये है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को और बेहतर कर सकते हो। जैसे प्लान, प्लान आपके पास होना चाहिए, मतलब कि आप प्लान करके प्रेजेंटेशन दो। प्रिपेयर होने चाहिए आप उस चीज के लिए कि हाँ आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो। प्रैक्टिस आपकी बार बार होनी चाहिए और आप वहां पर प्रेजेंट हो। मतलब अब आप किसी लेक्चर को डिलीवर कर रहे हो, आपका ध्यान कहीं और है और आप फिजिकली क्लास में हो, बट मेंटली तौर पे तो आप वहां पर नहीं हो ना। तो आपको मेंटली तौर पर, फिजिकली तौर पर आपको जो है वहां पर अपनी प्रेजेंस देनी है एनी हाउ, क्लियर। उसके बाद हम चलते हैं प्लानिंग की तरफ कि प्लानिंग होता क्या है। तो प्लानिंग में बेसिकली क्या आ जाता है, प्लानिंग यूजुअली इंक्लूड फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसको आप प्लान करते हो। हु इज योर ऑडियंस। अब आप सबसे पहले तो ये देखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल सर ने आपको कहा कि आपकी कल प्रेजेंटेशन है, क्लियर, तो आप जाते हो और आप देखते हो कि ऑडियंस कौन है, आपकी क्लासमेट्स हैं, ठीक है। आपसे कहा गया कि आप ऑडिटोरियम में स्पीच करोगे, प्रेजेंटेशन दोगे। अब आपने सोचा कि पता नहीं ऑडियंस जो है वो कौन कौन सी होगी, कौन कौन से लोग आएंगे, कौन कौन से गेस्ट आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम आईएनटी की बात करें तो कुछ स्टूडेंट्स ने आईएनटी में भी प्रेजेंटेशंस दी होंगी, स्पीच की होगी, मोटिवेशन स्पीच की होगी, फॉर्म्स को रीड किया होगा। तो ये सारी चीजें क्या है कि आपको नहीं पता कि ऑडियंस कौन है। सबसे पहले आपके प्लानिंग में ये सवाल आता है, हु इज योर ऑडियंस, कि आपको सुनने वाला कौन है। वाई आर दे देयर, वो यहाँ पर क्यों जमा है, वजह क्या आपको सुनने के लिए या कोई खास इवेंट है, जैसे सिर्फ आपकी प्रेजेंटेशन के लिए आए हैं या फिर आईएनटी है, 14th ऑफ अगस्त है, क्या ऐसा प्रोग्राम है जिसकी वजह से वो वहां पर मौजूद है। व्हाट्स योर गोल, आपका गोल क्या होना चाहिए, आपका मकसद क्या होना चाहिए। याद रखें कि जब भी आप प्रेजेंटेशन दें, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन दें, क्लियर प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन दें, और आपको यहाँ पर कंप्लीट तौर तरीके बताए गए कि आप किस तरीके से अपनी पीपीटीज को बना सकते हैं, कैसे अपनी प्रेजेंटेशंस को डिलीवर कर सकते हैं। तो इन चीजों को आप फॉलो करें।
फॉलो करने के साथ साथ आप इस चीज को नोट भी करें कि आपका गोल क्या होना चाहिए। आप जो चीज बता रहे हो, आप जो चीज डिलीवर कर रहे हो, सामने वाले को वो चीज समझ में आनी चाहिए, सामने वाला उस चीज पर अमल भी करे। ऐसा नहीं कि सामने वाला सो रहा है, आप प्रेजेंटेशन दे जा रहे हो और सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो दिस इज नॉट अ प्रेजेंटेशन, दिस इज कॉल्ड जस्ट रीडिंग और रटाफिकेशन। क्लियर? नाउ हाउ लॉन्ग विल इट बी, कितनी लेंथी आपकी प्रेजेंटेशन? 5 मिनट्स की है, 12 मिनट्स की है, मैक्सिमम मैक्सिमम 3 to 4 मिनट्स की होती है। ठीक है, और अगर आप ग्रुप में बात करो तो ग्रुप में जो है वो 2 मिनट्स की पर पर्सन हम उनको देते हैं कि आप 2 मिनट जाके, सिर्फ आपके पास 2 मिनट है और 2 मिनट में जाके आप अपनी प्रेजेंटेशन को डिलीवर करोगे। वेयर विल इट टेक प्लेस, कहाँ होगी प्रेजेंटेशन? क्या वो क्लास में होगी, क्या वो कॉलेज में होगी, क्या वो किसी और कॉलेज में होगी, क्या इंस्पेक्शन के दौरान होगी, क्या वो ऑडिटोरियम में होगी, क्या वो हॉल में होगी, क्या वो अनाउंसमेंट एरिया में होगी, क्या वो यूनिवर्सिटी में होगी, क्या वो हॉस्पिटल में होगी? आपकी प्रेजेंटेशन कहाँ होगी? क्लियर? नेक्स्ट आपके पास आता है प्रिपेयर, कि आप खुद को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट कीप इन माइंड, ये जो पॉइंट्स आपके पास दिए हुए इसको आप दिमाग में लाजमी रखें जब आप प्रिपेयर कर रहे हो। मतलब स्ट्रक्चर, आपका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए प्रेजेंटेशन का, क्या क्या चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट आपको जो है अपने टॉपिक पर कमांड हासिल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप रीडिंग कर रहे हो, आप सामने आके खड़े हुए हो डाइस पर और आपका सारा ध्यान जो है वो आपके लिखे हुए पेपर पर है, या फिर नजर आते हुए मोबाइल पर है, या फिर लैपटॉप की स्क्रीन पर है। आपकी आंखें जो है वो ऑडियंस को नहीं देख रही, उनसे राब्ता नहीं कर रही हैं, उनको अपनी तरह माइल नहीं कर रही, तो वो ऐसे कैसे आप जो है प्रेजेंटेशन दे रहे हो। विजुअल एड्स, आप वहां पर कोई स्लाइड पर कोई आप पिक्चर दिखा सकते हो, जैसे आप लेक्चर्स देते हो तो आपको वहां पर पिक्चर्स मिलती हैं। ठीक है, इस स्लाइड में भी आपको एक पिक्चर नजर आ रही है, तो विजुअल एड्स की हम प्रिपरेशन इस तरीके से करते हैं। वॉइस आपकी क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, वॉइस का भी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी ना, नीचे इनको हम सब चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वॉइस आपके प्रेजेंटेशन में कैसी होनी चाहिए, ज्यादा लाउड होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, या फिर मीडियम होनी चाहिए। अपेयरेंस, अपेयरेंस भी बहुत मैटर करती है कि आपका ड्रेस कोड क्या है, आप किस तरह नजर आ रहे हो, आपका लुक प्रोफेशनल होना चाहिए, आप नजर आ रहे हो। ठीक है, स्टाइल आपका कैसा है प्रेजेंटेशन देने का। स्टाइल की अगर बात आई है तो मैं आपको एक चीज यहाँ पर क्लियर कर दूं कि कभी भी किसी को देखकर अपना स्टाइल चेंज ना करें। आपके अंदर जो नेचुरली वे है प्रेजेंटेशन देने का, दैट्स गुड। ठीक है, आप उसी को फॉलो करें। ऐसा नहीं कि मैंने फला प्रेजेंटेशन वाले को देखा था या उस मैंने बंदे को देखा था, वो लेक्चर इस तरीके से डिलीवर कर रहा था, वो ऐसे खड़ा होता है, मैं भी ऐसे खड़ी हूं। नहीं, दिस इज नॉट अ राइट वे, ये राइट वे नहीं है, दिस इज द रॉन्ग वे। आप गलत तरीके की तरफ जा रहे हो। आपका जो अपना वे है आप सिर्फ उसी को फॉलो करो। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं अपने फेवरेट टीचर को फॉलो करते हैं, दैट्स गुड। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं अपने मोटिवेटर्स को फॉलो करते हैं, दैट्स ऑल्सो गुड। बट द थिंग इज दैट कि आप स्टाइल फॉलो करने का मतलब ये है कि वो किस तरीके से खड़ा हो रहा है, मैं भी ऐसे खड़े होकर प्रेजेंटेशन दूं। नो, आपकी प्रेजेंटेशन आपके स्टाइल पर मैटर करती है। याद रखें कि सिर्फ प्रेजेंटेशन डिलीवर करना आपका काम नहीं होता, ऑडियंस आपको हेड टू टू इंस्पेक्शन करती है बाकायदा तौर पर जब वो बैठी होती है, और जब आप स्टेज पे आते हो तो आपके आपके ऊपर लोगों की इस तरीके से नजर होती है कि वो आपको हेड टू टू देख रही होती है, आपके स्टाइल को फोकस करती है, क्या आप मूव करके प्रेजेंटेशन दे रहे हो या नहीं, क्या आप एक जगह स्टक हो गए हो, क्या आप आगे पीछे बात कर रहे हो या नहीं, क्या आप एग्जाम्पल दे रहे हो या नहीं। अगर मैं आपको ये लेक्चर सिर्फ रीडिंग करवा दूं और उर्दू में ना बताऊं और एग्जाम्पल ना दूं और ठीक से समझाऊं नहीं, तो आप लोगों को कुछ समझ आने वाला नहीं है। आप लोग क्या करोगे, ये सब बंद कर दोगे और कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो हमें प्रेजेंटेशन के बीच में अपनी ऑडियंस को जगाना भी होता है। लेक्चर के दौरान एग्जाम्पल देने का मकसद ये होता है ताकि आपको वो चीजें अच्छे से समझ आ जाए। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन। क्वेश्चंस क्या होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके होते हैं जो आप ऑडियंस से करते हो, कुछ ऑडियंस आपसे करती है क्वेश्चंस। याद रहे कि जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं क्लास में तो लास्ट में हमारे पास स्लाइड होती है, एनी क्वेश्चन डू यू हैव, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू मे आस्क। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, यस यू मे आस्क, आप पूछ सकते हो। आपको अगर कोई चीज समझ नहीं आती, यस यू मे आस्क, आप पूछें, आप पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आप किस किस्म के क्वेश्चन पूछोगे अपनी ऑडियंस से। और अगर आपने ये भी सोचना है कि अगर मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं और मेरा टॉपिक ये है, मुझे अपने टॉपिक पे इतनी कमांड होनी चाहिए कि अगर 100 बंदे बैठे हो सुनने वाले, 100 में से कोई एक बंदा भी उठ के मुझसे सवाल करे तो मैं उस सवाल का जवाब प्रॉपरली दे सकूं, मैं उस सवाल को सुन के स्टक ना हो जाऊं, मैं उस सवाल को सुन के कंफ्यूज ना हो जाऊं, मैं उस सवाल को सुन के कुछ भूल ना जाऊं, मैं उस सवाल को सुन के जवाब दे ना सकूं। ये सारी चीजें आपके पास नहीं होनी चाहिए। सामने वाले ने सवाल किया, यस यू मे गिव आंसर, आप जवाब देंगे। क्लियर? स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, हमने स्ट्रक्चर की बात की थी।
राइट योर प्रेजेंटेशन इन दिस ऑर्डर। आप अपने प्रेजेंटेशन को किस तरह लिखोगे? ऑब्जेक्टिव सबसे पहले आएंगे। याद रखिए हम कोई भी लेक्चर लेते हैं, अभी तक आपने जितने भी लेक्चर्स लिए सब में हमारे पास क्या है? इंट्रो के बाद, इंट्रो से पहले सॉरी, आपके पास क्या स्लाइड होती है? टॉपिक का नाम आ जाता है, टॉपिक के डायरेक्ट बाद आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि आप पूरी प्रेजेंटेशन में किस चीज के बारे में बता रहे हो। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि आपने अपने मकसद बता दिया कि हम ये चीजें, हमारे 4 ऑब्जेक्टिव है, 4 के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि डेफिनेशन क्या है, क्लिनिकल फीचर्स क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, साइन एंड सिम्टम क्या है। क्लियर? हम इसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे और इसी चीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बिगनिंग और इंट्रोडक्शन, आपका इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, आपके पीपीटी में भी आपका इंट्रोडक्शन अच्छा हो, और जैसे ही आप स्टेज पर आए, हेलो एवरीवन आई एम हियर, तो आपका इंट्रोडक्शन भी इस तरीके से होना चाहिए कि ऑडियंस आपको देख के जाग जाए और बहुत ज्यादा एक्टिव होके आपकी बात को सुने। मेन कंटेंट, आपने अपने मेन कंटेंट पर ही बात करनी है। क्लियर? आपने डाउ की पीपीटीज देखी होंगी कि उनके मेन कंटेंट पे बात होती है, उनकी जो पीपीटीज है वो उनके फैकल्टी मेंबर्स बनाते हैं, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा चीजें नहीं ऐड होती, और इसमें क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा ये पॉइंट्स लिखे होते हैं, बुलेट पॉइंट्स में हमें मिलता है कि बस इसका ये है, इसका ये है। हम उसको खुद से स्टडी करते हैं, वो भी अपनी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए कि क्या चीजें इसकी बेनिफिट है और क्या चीजें नहीं है। क्लियर? क्या चीजें हम रीड कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। समरी, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस कि आपके पास लास्ट में होना चाहिए कि आप जब अपना पूरा टॉपिक, चाहे आधे घंटे का क्यों ना हो, जब आप पूरा बता दो तो आपने लास्ट में समरी भी बतानी है एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक। क्लियर? आई विल एक्सप्लेन कि टॉपिक के एंड में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हाट दिस इज द समरी ऑफ अवर टॉपिक, कि ये हमारे टॉपिक की समरी है। फिर आपने शुरू से लेकर एंड तक उसको ज्यादा से ज्यादा 100 अल्फाजों में, 100 अल्फाजों में और 10 लाइनों में बयान करनी। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास दोबारा आ जाता है क्वेश्चंस। आपने अगर ऑडियंस से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, यस यू मे ऐड, आप ऐड कर सकते हो। इफ नो, सो इफ ऑडियंस विल आस्क क्वेश्चन, अगर वो आपसे क्वेश्चन करेगी, सो यू मे गिव आंसर, तो आप उनका आंसर दोगे। क्लियर? स्ट्रक्चर में आपके पास इंट्रोडक्शन आ गया, ग्रैब द ऑडियंस अटेंशन। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि आप अपनी ऑडियंस को ग्रैब करते हो, अपनी तरफ मुतवज्जह करना किसी भी तरीके से। आपसे पहले का अगर कोई प्रेजेंटेशन देने गया, वो प्रेजेंटेशन देकर आया, अब बारी आती है आपकी, आपका नाम रिकॉल हुआ, आप इस तरीके से एक्टिव होकर जाएं स्टेज पे, यस हेलो एवरीवन व्हाट्स योर नेम, आप अपना नाम बता दें जल्दी से, और कोई भी एक अशार या कोई ऐसी चीज पेश करें जिससे ऑडियंस जाग जाए। क्लियर? जागने के बाद वो आपकी बात को गौर से सुनेगी, अदरवाइज आपकी बातों का ऑडियंस पर कोई असर नहीं होगा। चाहे वो आप किसी भी चीज पे प्रेजेंटेशन दे लें, चाहे वो कितनी इफेक्टिव क्यों ना बनी हो, चाहे उसकी स्लाइड्स कितनी अच्छी क्यों ना हो, चाहे आप कितने अच्छे से डिलीवर क्यों ना करें, जब स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ तो उसका मिड यानी कि इंटरमीडिएट और लास्ट भी ऑडियंस नहीं सुनती है। मेन थीम आपका क्या है? कंटेंट आपका जो है रेलिवेंट टू द टॉपिक, टॉपिक से रिलेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने उसके अंदर ऐसी एग्जांपल्स लिख दी हो जो कि आपके टॉपिक के मुताबिक है ही नहीं। अभी तक मैंने आपको जितने भी लेक्चर्स दिए, क्लियर, उसमें आपने देखा होगा कि मेरी जितनी आपकी जो एग्जांपल्स होती हैं वो आपकी लाइफ से रिलेटेबल होती हैं और आपके टॉपिक से रिलेट करती हैं। क्लियर? तो थिंग इज दैट कि आपको जो है अपनी एग्जांपल्स देनी है, आप कोई भी एक्टिविटी दे रहे हो, आप कंक्लूजन दे रहे हो, आप समरी दे रहे हो, आप रेफरेंस दे रहे हो, वट एवर यू वांट, जो आप देना चाहते हो, सो आपने जो है वहां पर अपने टॉपिक से रिलेवेंट ही देना है। समरी एंड कंक्लूजन, ये आपका की मैसेज होता है कि लास्ट में आप एक मैसेज देना चाहते हो कि हमें इस स्टोरी से क्या सीखने को मिला, या हम इस चीज के बारे में क्या कहना चाहते थे। अगर आपको याद हो कि जब हम प्री स्कूलर बच्चे थे, जब स्कूल जाते थे, तो सेकंड थर्ड की बुक में, उर्दू की बुक में एक कॉम हुआ करती थी और उसके लास्ट में लिखा था कि बच्चों हमने इस कहानी से क्या सीखा। क्लियर? तो कोई भी ऐसी कहानी होती थी जैसे कि लालच बुरी बला है, ये हमेशा सच बोलो, झूठ बोलना बुरी बात है, तो ये हमेशा उसकी समरी लिखी होती थी जो कि हमें पूरी फॉर्म या पूरी स्टोरी इस बात की एग्रीमेंट करती थी कि हमने ये चीज पढ़ी है और हमें इस स्टोरी से ये सीखने को मिला, ये हमें एडवाइस मिली है। क्लियर? प्रॉम्प्ट क्या होता है? शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स, कीवर्ड्स ओनली, आपने बुलेट पॉइंट्स में लिखना है। अगर आप इस प्रेजेंटेशन को भी देखें तो ये भी बुलेट पॉइंट्स में ही आपको नजर आ रही होगी। पुट योर इंटायर प्रॉम्प्ट ऑन टू योर पावर पॉइंट स्लाइड्स, आपने अपना प्रॉम्प्ट यानी कि आपने जो भी बताना है, दिस प्रॉम्प्ट आर फॉर यू, आप जो भी बता रहे हो ना, आप उसको बुलेट फॉर्म में लिखो। क्लियर? आप एडवांटेजेस बता रहे हो, आप डिसएडवांटेजेस बता रहे हो, आप राइट एंड रॉन्ग बता रहे हो, आप डिफरेंसेस बता रहे हो, आप गुड वर्सेस बैड बता रहे हो, आप वट एवर यू एक्सप्लेन, आप जो भी एक्सप्लेन कर रहे हो, आप उसको प्रॉम्प्ट यानी कि बुलेट फॉर्म में आपने लाजमी लिखना है। और ये आपके लिए है, मतलब कि आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी भी चीज की एग्जाम्पल देनी है जो कि आपने याद की, तो क्या आप एग्जाम्पल को पूरा लिखोगे? नहीं, आप एग्जाम्पल को पूरा नहीं लिखोगे,
आप उस एग्जाम्पल को ऐसे बुलेट पॉइंट पे लिखो कि जब आप प्रेजेंटेशन देने जाओ, जब आपको स्क्रीन पर वो पॉइंट नजर आए और आपको फौरी तौर पर क्लिक हो जाए कि हाँ मैंने ये एग्जाम्पल याद की थी या मैंने एग्जाम्पल ये मैं दे सकता हूँ, तो वो आप एग्जाम्पल वहां पर मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास विजुअल एड्स, यानी कि क्या चीजें आप दिखा सकते हो। यूज सिंपल फॉन्ट का इंतखाब करें ताकि लोगों को सही नजर भी आए, कलर भी सही होना चाहिए, ग्राफिक भी सही होनी चाहिए। इमेज और क्लिप आर्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे इमेज दिखा सकते हो। 3 to 7 बुलेट्स आपके पर स्लाइड होने चाहिए, यानी कि एक स्लाइड में सिर्फ और सिर्फ 3 से 7 बुलेट पॉइंट होने चाहिए। बुलेट पॉइंट का मतलब है कि बुलेट के साथ आपका जो है लाइन भी मेंशन हो। डोंट ओवर क्राउड योर स्लाइड्स, इट विल नॉट लुक प्रोफेशनल। अपनी स्लाइड्स को ज्यादा ओवर क्राउड नहीं करें। मतलब कि अभी आप देख रहे हो छोटी सी स्लाइड आपको नजर आ रही है, अगर मैं यहाँ पर ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है, इसी पिक्चर को अगर एक और उठा के मैं विजुअल एड्स के बराबर में लगा दूं दोनों तरफ राइट एंड लेफ्ट साइड पर, तो ये स्लाइड जो है वो प्रोफेशनल लुक नहीं देगी, ये इकोनॉमी लुक देगी और ये लगेगा नहीं कि आप किसी प्रोफेशनल बंदे ने ये स्लाइड बनाई है। न्यू और डिफरेंट विजुअल एड्स वेक पीपल अप, न्यू चीजें लेकर आए, कोई नई चीजें ऐसी लेकर आए जिससे लोग देखें। जैसे आप इमेज दिखा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप ऐसी इमेज दिखा रहे हो जो कि आपसे पहले वाले प्रेजेंटेशन देखे गए, उन्होंने भी वही इमेज का इस्तेमाल किया और आपने भी वही कर दिया, तो लोग उस चीज को देखेंगे नहीं। हाँ, आप कोई ऐसी नई चीज लेकर आओ जो लोग उसको देखें, उसके बारे में सोचे, उसके बारे में सवाल करें, उसके बारे में लिखना शुरू हो जाए। क्लियर? तो आप ऐसी चीज लेकर आओ जो कि लोगों को जगा दे। फिर हम आ जाते हैं वॉइस पर, ये बहुत जरूरी चीज है। वॉइस क्या है? लाउडर एंड क्लियर देन योर नॉर्मल पिच। आपकी जो नॉर्मल पिच होती है ना, मतलब आप एक घर में बात करते हो, नॉर्मली तौर पे आप बात करते हो, क्लियर लाउडर होनी चाहिए ताकि पूरी ऑडियंस तक, स्टार्ट टू द एंड तक आवाज जानी चाहिए। हर हर एक इंडिविजुअल को आवाज आपकी नॉर्मली सुनाई दे और लाउड होनी चाहिए। वेरी पिच एंड वॉल्यूम, वेरी पिच का मतलब क्या है कि आपकी पिच जो है वो लाउड एंड स्लो हो सकती है। वॉल्यूम आपका कम अप हो सकता है। अप एंड डाउन का मतलब क्या होता है कि मतलब कि अब कुछ ऐसे टॉपिक होता है कि कभी ऐसे टॉपिक होता है कि हम स्लो बात कर रहे होते हैं, फिर अगर बात आ जाती है एग्जाम्पल की, हमारा वॉल्यूम क्या होता है, तेज हो जाता है। तो आप इस चीज का ख्याल रखें कि आप अगर मेरा लेक्चर भी अगर आप सुनते हैं यूट्यूब पे, या अगर अभी भी आप सुन रहे हो, क्लियर, तो आप मेरी वॉइस नोट करें कि कहीं मेरी आवाज वॉइस जो है डाउन हो रही है, कहीं मेरी वॉइस जो है वो अप हो रही है। तो इसका मकसद क्या है, इससे भी ऑडियंस जागती है। अगर मैं लगातार एक ही वॉइस में आप प्रेजेंटेशन देती रहूं, चाहे वो मेरी लाउड वॉइस हो या फिर स्लो वॉइस हो, तो उससे ऑडियंस जो है वो परेशान हो जाएगी। अगर मैं ज्यादा तेज बोलती रहूं तो उससे लोगों के कानों में दर्द होगा और बोलेंगे कि पता नहीं कौन आ गया सामने प्रेजेंटेशन देने के लिए। हाँ, आप एक चीज को स्लो बोल रहे हो, जैसे ही आप लाउड बोलते हो सोए हुए बंदे जाग जाते हैं कि हाँ कोई आया प्रेजेंटेशन देने, कोई अपने बिल्कुल चाको चौबंद से प्रेजेंटेशन दे रहा है। क्लियर? ओवर एम्फेसिस, आपने इसके ऊपर ज्यादा जोर देना है। देखो, आप प्रेजेंटेशन बनाओ, आपने बहुत अच्छी राइटिंग की है उसके अंदर, एपीएस आपका बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी पिक्चर्स भी थी, आपका स्टाइल बहुत अच्छा था, आपकी अपीयरेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन जब आपकी आवाज ही ना निकले तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हो सकती। तो याद रखें कि हमेशा प्रेजेंटेशन देते वक्त अपनी वॉइस का इस्तेमाल इस तरीके से करें कि आपकी वॉइस, अगर फर्स्ट सीट पे कोई बैठा है और एंड सीट पे कोई बैठा है तो वहां तक आवाज जानी चाहिए। अगर माइक है तो माइक में भी आपने अपने आवाज को जो है वो अप एंड डाउन देना है। सीक्वेंस याद रखें, लाजमी नहीं है कि एक लाइन स्लो बोलनी है, एक तेज बोलनी है, एक स्लो बोलनी है, एक तेज बोलनी है। नो, आप इस चीज के लिए लेक्चर सुन सकते हो, आप बल्कि इस चीज की क्लासेस होती हैं कि हम प्रेजेंटेशन किस तरीके से दें। होप्स हो कि आप जूनियर स्टेज पे नहीं हो, आप सीनियर स्टेज पर हो, तो आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि हमने कब अपनी वॉइस को डाउन रखना है, कब अपनी वॉइस को लाउड रखना है। अच्छा, अगर क्लास में कोई टीचर आ जाए तो क्या आप चीख के खड़े होते हो गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग करने के लिए? नो, आपकी वॉइस क्या होती है, डाउन होती है। ठीक है, अगर आपसे वही टीचर सवाल करे पूरी क्लास में तो आप खड़े होकर लाउडली जवाब देते हो। क्यों? क्योंकि सर भी सुन रहे होते हैं, आपके टीचर सुन रहा होता है, और साथ साथ आपकी पूरी क्लास आपके जवाब की मुंतजिर होती है और वो आपके जवाब सुन रही होती है। तो उस वक्त आपकी आवाज लाउड होनी चाहिए। क्लियर? तो अपनी वॉइस का खुद डिफरेंस रखें कि कब हमें लाउड करनी है, कब हमें डाउन करनी है। क्लियर? ज्यादा लाउड भी नहीं करनी, ज्यादा डाउन भी नहीं करनी, इतनी भी डाउन ना करें कि आपने शुरू तो बहुत स्पीड से की है, जब आप एंड पर आए तो आपकी आवाज ही समझ ही नहीं आ रही। क्लियर? जब आपने जो है एंड तो इतनी जोर से कर लिया, लेकिन जो स्टार्ट किया इतना स्लो किया कि समझ ही नहीं आया कि आपने अलिफ बे स्टार्ट से पढ़ी भी थी या नहीं, या फिर ये पे आके खत्म कर दी। ठीक है, एबीसीडी आपने जोर से पढ़ना शुरू की, जब आप पहुंचे PQRSTUVW और आपकी आवाज बिल्कुल डाउन होती चली।
क्लियर? तो सामने वाले पर्सन को वो चीज समझ में नहीं आती, तो अपनी वॉइस का इंतखाब सही करें। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपेयरेंस। देखो सबसे चीजें बात क्या होती है कि अपेयरेंस, मैंने आपको बताया कि जब आप डाइस पे जाते हो, जब आप ऑडिटोरियम पे जाते हो, जब आप स्टेज पर जाते हो, तो सामने बैठी हुई ऑडियंस की नजरें आप पर होती हैं। बैठा हुआ हर एक एक फर्द आपको हेड टू टो देख रहा होता है कि आपने किस तरीके की ड्रेसिंग की, आपने किस तरीके के कपड़े पहने, आपने किस तरीके के बाल बनाए, आपने किस तरीके के शूज पहने, आपका ड्रेसिंग स्टाइल कैसा था, आपका वॉकिंग स्टाइल कैसा है, आपका स्टैंडिंग स्टाइल कैसा है, आपका डिलीवरिंग स्टाइल कैसा है, आपका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन किस तरीके का है, आपका एक्सप्लेन करने का तरीका, मतलब कि आप इंग्लिश में अगर एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपकी इंग्लिश कैसी है, अगर आप उर्दू में बता रहे हो तो आपकी उर्दू कैसी है। ये 10 चीजें जो मैंने आपको गिनवाई हैं, ये तमाम की तमाम चीजें लोग देख रहे होते हैं और इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और इसी चीज को ऑब्जर्व करते हुए हमारे जो जजेस बैठे होते हैं वो हमें रिमार्क्स देते हैं इसी बिना पर कि आपने प्रेजेंटेशन कैसे दी। याद रहे कि जब भी आप प्रेजेंटेशन देने जाएं, डार्क कलर रीड इज बिजनेस लाइक, जब भी आप कोई डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं तो लगता है कि हाँ आप बिजनेस लाइक है। क्लियर? वेयर कंफर्टेबल शूज टू वेट योर फीट एवनली, आप ऐसे शूज पहने कि अगर आप खड़े होकर प्रेजेंटेशन दे रहे हो, चाहे आपके 15 मिनट हो, आप खड़े होकर दे रहे हो ना, तो जाहिर सी बात है आप वॉक भी करोगे, तो आपके शूज इतने कंफर्टेबल होने चाहिए कि जब आप उन पर उनको पहन के खड़े हो या उनको वॉक करें पहनने के बाद, तो आपको जरा भी दर्द महसूस ना हो और आप डिस्कंफर्ट फील ना करें कि पैरों में दर्द हो रहा है, पैरों में सनसनाहट हो रही है या झंझनाहट हो रही है या कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने शूज कंफर्टेबल लेने हैं। अलाउ योरसेल्फ टू मूव अ बिट, खुद को इस चीज की इजाजत दें कि एक जगह पर स्टक नहीं होना, आगे पीछे मूव करना है, ऑडियंस आपको देखे। आपको पता है ऑडियंस अगर एक जगह बिल्कुल आपको स्ट्रेट देखती रहेगी देखती रहेगी देखती रहेगी ना, वही ऑडियंस की आंखें बंद होना शुरू हो जाएंगी। हाँ, अगर आप मूव कर रहे हो राइट लेफ्ट अप डाउन टूवर्ड्स फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो इस तरीके से ऑडियंस की गर्दन आगे पीछे मूव करेगी, आंखों की मूवमेंट होगी, ऑडियंस जागी हुई होगी। क्लियर? लुक कॉन्फिडेंट, आपको हमेशा कॉन्फिडेंट ही नजर आना है। क्या फायदा उन स्टूडेंट्स का कि जिनको लिखना पढ़ना समझना सब आता है, बट उनका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो उस चीज को डिलीवर भी कर सकें, तो इस उनके फिर नंबर इस चीज से रह जाते हैं। और वो लोग जिनको कुछ आता ही नहीं है लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस इतना होता है हर चीज का कि समटाइम हमें लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस है, बट दिस इज नॉट अ ओवर कॉन्फिडेंस, दिस इज जस्ट अ कॉन्फिडेंस। ठीक है? एक तो कॉन्फिडेंट होता है और एक ओवर कॉन्फिडेंट होता है, तो दोनों में फर्क होता है। आपकी क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि हर बात बात पे कोई ना कोई बात करते होंगे, जो सर के हर सवाल पर कोई ऐसी एग्जाम्पल देते होंगे जो कि एग्जाम्पल किसी से रिलेट ही ना करती हो। क्लियर? तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट है, इसका मतलब ये है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है, उनका जो रीडिंग स्टाइल है, उनका जो एक लेवल है ना, वो बहुत थोड़ा सा स्लो है, उनका जो कॉम्प्रिहेंसिव लेवल है ना, समझने का जो लेवल है, वो थोड़ा सा डाउन है, लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। यहाँ पर आपके पास स्लाइड नंबर 14 पर प्रोफेशनल ड्रेस कोड दिया हुआ है, लेकिन ये बॉयज के लिए, वैसे है बोथ ऑफ के लिए, लेकिन ये बॉयज के लिए ज्यादा है क्योंकि इसके अंदर टी शर्ट बताई गई है, आपकी कॉलर किस तरह होनी चाहिए, आपकी टाई, और ये चीज ये आपके काम की नहीं है बेसिकली, इसमें से एमसीक्यूज आपको कुछ नहीं आएगा, जस्ट आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपका प्रोफेशनल ड्रेस होना चाहिए। प्रोफेशनल वर्सेस नॉन प्रोफेशनल, अब आपको ये चीज भी आपको बतानी चाहिए कि प्रोफेशनल कौन होता है और नॉन प्रोफेशनल कौन से होते हैं। अगर आप पिक्चर में देखें तो आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि प्रोफेशनल लुक वाइज देखने में ही पता चल रहा है कि हाँ ये प्रोफेशनल है, और जो नॉन प्रोफेशनल्स हैं उनको भी देखने में पता चल रहा है कि ये नॉन प्रोफेशनल्स है। अब हम अगर इनके स्टाइल की बात करें, यू ऑलरेडी हैव अ स्टाइल, डोंट ट्राई टू कॉपी अदर्स, वही बात रिपीट हो गई कि आपका अपना स्टाइल है, आप इसको कॉपी, दूसरों की कॉपी ना करें कि फला लेक्चरर इस तरीके से लेक्चर देता है तो मैं भी इस तरह कॉपी करूं। नो, दिस इज द रॉन्ग वे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। यूज वर्ड्स एंड सेंटेंस यू यूज इन नॉर्मल डेज, आप जो है उन वर्ड्स और उन सेंटेंसेस का इस्तेमाल करें जो आप नॉर्मल डेज में करते हैं। खुद को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट भी ना बनाए कि आप बिल्कुल खालिश उर्दू का इस्तेमाल करें, बिल्कुल एकदम स्पेशल इंग्लिश का इस्तेमाल करें, ब्रिटिश इंग्लिश का इस्तेमाल करें, अमेरिकन इंग्लिश का इस्तेमाल करें। नहीं, आज तो मैं स्टेज पर आया हूँ, मुझे तो इंग्लिश ऐसी आती है कि बस मैं क्या ही बताऊं, मुझे तो उर्दू ऐसी आती है कि शायद किसी को क्लास में आती ही ना हो, मुझे इतनी खालिश उर्दू आती है कि अगर मैं एक अल्फाज बोलूं तो लोग उसको सोचेंगे कि यार इसने उर्दू में भी बोला है तो बोला क्या है।
ठीक है, तो इन चीजों का इस्तेमाल आपने नहीं करना, क्योंकि आपको अक्सर, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी ही आपको मिसाल दूंगी और मैं किसी की यहाँ पर मिसाल नहीं दूंगी कि आप जो मेरे लेक्चर्स देखते हो सुनते हो उसमें भी आपको सिर्फ नॉर्मल ही वर्ड्स आपको मिलते हैं जो कि आप अपने डेली बेसिस पर यूज कर रहे होते हो, सुन रहे होते हो। कोई ऐसी खालिस इंग्लिश नहीं होती, कोई ऐसी खालिस उर्दू नहीं होती, ना कोई अदर लैंग्वेज होती है, पंजाबी, पश्तो और फिर एक्सेट्रा। क्लियर? बी योर सेल्फ। बी योर सेल्फ का मतलब है जो है वही रहो। मतलब किसी की कॉपी करना या किसी को देख के करना या किसी के सामने, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके अगर फ्रेंड्स हैं, क्लियर, उनको प्रेजेंटेशन देना नहीं आती, अगर आपको आती है, अगर वो सामने बैठे हुए आपको सुन रहे हैं, आप ऐसे स्टाइल मारते हुए आए हो कि जैसे आपको सब कुछ आता है। नो, आप भी उसी चेयर से उठकर आए हो। क्लियर? अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है तो किसी वजह से दी है, आपके अंदर ये एबिलिटी है तो इसीलिए आपको ये अपॉर्चुनिटी दी गई है। याद रखें मेरी बात हमेशा कि अपॉर्चुनिटी उसी को मिलती है, चाहे वो कुदरत की तरफ से मिले या किसी बंदे की तरफ से मिले, जिसके अंदर कोई काबिलियत होती है कुदरत भी उसी को मौका देती है। क्लियर? तो अपने मौके को जाया ना करें और अपने मौके पर गुरूर तकब्बुर ना करें कि आज मैं आया हूं तो मैं ही हूँ, जो भी हूँ मुझे ही सब सुनेंगे और जो सामने मेरे बैठे हैं इनको कुछ नहीं आता। दिस इज अ रॉन्ग वे। ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि आप भी उसी जगह से उठ के आए हो ना। आपको बाहर से हायर थोड़ी किया है, आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थोड़ी बुलाया है, आप लंदन से पढ़ के थोड़ी आए हो उनकी एक्सप्लेनेशन देने के लिए। भाई आप भी तो उसी चेयर से उठ के आए हो ना, तो आप किस बात का अपने अंदर एटीट्यूड लेकर आए हो? सो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है बी योर सेल्फ, कि जो है आप वही रहे। आप अपनी वैल्यू याद रखें दैट यू आर अ स्टूडेंट। ठीक है, आप एक स्टूडेंट हो। क्लियर? प्रेजेंटेशन देने से पहले भी स्टूडेंट थे, प्रेजेंटेशन देने के बाद भी स्टूडेंट रहोगे। प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो एज अ स्टूडेंट दे रहे हो, आपको प्रोफेसर की सीट नहीं दी, आपको प्रिंसिपल नहीं बनाया। तो इसलिए बी योरसेल्फ के जो आप हो वही रहो। ज्यादा हद से आगे बढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग जो है वो उस एटीट्यूड को नेगेटिव लेते हुए क्रॉस कर जाते हैं। क्वेश्चंस। क्वेश्चंस हमारे पास क्या होंगे? स्केच एन आइडिया दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस ऑडियंस आस्क। अब आपको जो टॉपिक है ना, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, मैं इसको स्केच जरा करूं कि लोग मुझसे इस टॉपिक से रिलेटेड किस किस्म के सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डायबिटीज मेलाइटस पर दे रहे हो तो आपका सवाल, आपके जो है ऑडियंस सवाल कर सकती है कि आज तक, अभी तक जो रिसर्च हुई है तो उसमें डायबिटीज का कितना रेशो आया है। क्लियर? एक सवाल। दूसरा सवाल, डायबिटीज का कॉमन रिस्क फैक्टर कौन सा है? क्लियर? सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, डायबिटीज का कॉमन साइन सिम्टम कौन सा है? क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन, डायबिटीज, हाउ टू कंट्रोल डायबिटीज। ठीक है, क्लियर? फिफ्थ क्वेश्चन, कैन इट बी पॉसिबल दैट डायबिटीज कॉज डेथ। क्या ये पॉसिबल है कि डायबिटीज की वजह से डेथ हो सकती है या नहीं हो सकती? तो ये 5 क्वेश्चन तो मैंने आपको अभी बता दिए। तो आपको अपने टॉपिक पर इस कदर कमांड होनी चाहिए, आप उसका स्केच ले लो कि भाई लोग मुझसे किस तरीके के सवाल पूछ सकते हैं। सिंपल सी बात है। क्लियर? और हाँ, अगर आप सुन भी रहे हो ना किसी को और किसी और की प्रेजेंटेशन है, तो याद रखें हमेशा सवाल वही पूछें जो टॉपिक से रिलेटेड है, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो आपके फेवरेट टीचर हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे कोई भी हो। आप ऐसे सवाल ना पूछें जो कि आपके टॉपिक से रिलेट ना करता हो, क्योंकि आप जो बैठे हैं ना, तो आप भी प्रोफेशनल स्टाफ ही हैं, आप भी प्रोफेशनल स्टूडेंट ही हैं। जब आप बीएसएन में आ गए तो आप प्रोफेशनल हो, आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हो, आप प्रोफेशनल स्टाफ हो, आप प्रोफेशनल नर्स हो। क्लियर? तो अपनी वैल्यू बनाएं, अपनी वैल्यू बढ़ाएं और अपनी वैल्यू दिखाएं कि आप क्या हैं। बिफोर बीएसएन क्या थे, अब बीएसएन, इंटरमीडिएट बीएसएन आपका चल रहा है ना, तो इंटरमीडिएट बीएसएन पे आप क्या हो एंड आफ्टर बीएसएन आपकी क्या वैल्यू होगी। तो अपनी वैल्यू को पहचाने, अपनी वैल्यू को अपनी अपनी जगह पर दिखाएं कि हाँ, अगर आप किसी शादी में भी जा रहे हो तो आपकी वहां पर वैल्यू होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि हाँ, आपके अंदर पहले से चेंजिंग आई है। अगर आप किसी की दावत पर जा रहे हो, किसी से मिलने जा रहे हो, तो आपके अंदर नया लुक आना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए, ये सामने वाले को ये एहसास होना चाहिए कि हाँ भाई, कोई पढ़ा लिखा बंदा हमसे मिल रहा है, ये हमने किसी प्रोफेशनल बंदे से बात की है। क्लियर? तो ये चीजें अपने अंदर लाने की कोशिश करो, लेकिन इस चीज को नेगेटिव एटीट्यूड मत लेके आना कि आप स्कॉट पैंट पहनकर जा रहे हो और किसी से बात ही ना करो। ठीक है, कि नहीं मैं तो प्रोफेशनल हूँ, मुझसे कोई बात ही नहीं कर सकता। दिस इज नेगेटिव एटीट्यूड। क्लियर? बी योरसेल्फ इन पॉजिटिव एटीट्यूड, कि खुद में खुद रहो, हद तक रहो, बट पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाओ। प्रिपरेशनल मटेरियल। प्रिपरेशनल मटेरियल कौन सा होता है? यू कैन यूज फॉलोइंग आइटम्स टू मेक द कंटेंट ऑफ योर प्रेजेंटेशन। मतलब आप प्रेजेंटेशन कहाँ से बना सकते हो? अक्सर लोगों का सवाल होता है, मेरे पास स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं, किसी को अगर
प्रेजेंटेशन मिलती है तो मेरे पास मैसेजेस आते हैं इस चीज के कि हम जो है वो प्रेजेंटेशन कैसे बनाएं, कहाँ से देखें और कहाँ से फाइंड आउट करें। भाई आप प्रेजेंटेशन को हैंड आउट भी तो दे सकते हो। फॉर एग्जांपल आपकी ऑडियंस बैठी है, आप उनको हैंड आउट दे सकते हो कि जो आप डिलीवर कर रहे हो, जो आप स्क्रीन पे दिखा रहे हो, वो उनके पास मौजूद हो। क्लियर। पर्सनल नोट्स आप बना सकते हो, इंटरनेट से आप देख सकते हो, ठीक है। विजुअल एड्स आप दिखा सकते हो उसके अंदर। तो इतनी सारी चीजें आपको मिल गई हैं। और आजकल तो चैट जीपीटी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना चल रहा है कि आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। इतनी जबरदस्त जबरदस्त किस्म की वेबसाइट्स हैं कि आप अपना टॉपिक लिखो, क्रिएट ए प्रेजेंटेशन, क्रिएट ए प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन रिगार्डिंग दिस टॉपिक, तो आपके पास कंप्लीट प्रेजेंटेशन आ जाएगी। उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके पढ़ लो और उसके बाद आप जाकर डिलीवर कर दो। एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन आपके सामने तैयार है। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप तैयार करो और आपको ना पीपीटी बनाने की जरूरत है ना उसको रट्टा लगाने की जरूरत है। सुबह प्रेजेंटेशन देने से पहले 3 से 4 दफा उसको पढ़ लो, 3 से 4 दफा उसको देख लो, 3 से 4 दफा उसको सुन लो, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करो और बार बार उसको सुनते रहो। अच्छी प्रेजेंटेशन वही होती है कि जब आप बार बार सुनते हो। अगर एक लेक्चर आप 2 दफा देख रहे हो, 3 दफा देख रहे हो, आपको याद हो जाएगा कि मैंने क्या क्या एग्जाम्पल्स दी, मैंने किन किन चीजों के बारे में बताया। क्लियर। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आप परफेक्ट बनोगे। अब प्रैक्टिस कैसे? रिहर्स ऑल पॉइंट्स व्हाट यू प्रिपेयर। वही बात आ गई कि इसको दोबारा दोबारा देखें, जो भी आपने पॉइंट लिखा है उसको सुने। अगर आपने सारी प्रेजेंटेशन अपनी तैयार कर ली, क्लियर, ए टू जेड, अब आपने क्या करना है, उसको एक दफा पढ़ना है। पढ़ना कैसे? प्रोफेशनल तरीके से पढ़ना है। शीशे के सामने खड़े हो जाएं, अपने अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करें या अपना कैमरा ऑन करें, अपनी खुद की वीडियो बना लें। क्लियर, नो इशू। या टिकटॉक भी तो बनाते हैं आजकल, टिकटॉक भी बनाते हैं, अपनी पिक्चर भी तो लेते हैं, तो आप कैमरा ऑन रख के सामने बना सकते हो। डजेंट मैटर। आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आप वीडियो नहीं बना सकते, शाय फील करते हो, आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो। प्रोफेशनल वे में आप उसको वॉइस रिकॉर्ड आपने किया ए टू जेड। आप बाहर जा रहे हो, दोस्तों के साथ हो, कहीं भी जा रहे हो, आपका 1 घंटे का सफर है, 2 घंटे का सफर है, खाना खा रहे हो, उसको कानों में एंड फ्री लगाए, एयरबड्स लगाए और उसको सुनते रहे, आपको याद हो जाएगी। री उसको करते रहे। रीहियर्स विद ऑल विजुअल एड्स एंड हैंडआउट्स। आप जो हैंडआउट्स आपने लिया है उसको देख लें, विजुअल एड्स जो आपने वहां पर एग्जाम्पल देने के लिए जो आपने पिक्चर्स वगैरह ऐड किए आप उसको देख लें। प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन टू मैनेज टाइम। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब एक दफा आप फर्स्ट टाइम जब आप प्रेजेंटेशन देंगे ना, तो वो प्रेजेंटेशन आपकी आधे घंटे की होगी। जब आप सेकंड टाइम देंगे 25 मिनट की होगी, थर्ड टाइम देंगे 20 मिनट की होगी, फोर्थ टाइम देंगे 15 मिनट की होगी। तो आपका टाइम मैनेज हो रहा है। और याद रखें, अच्छी प्रेजेंटेशन भी वही होती है जो कि कम टाइम के अंदर हो, कम क्राउड हो उसके अंदर, और वो अल्फाज हो जो समझ में आए, जो हर एक इंसान के दिमाग में बैठ जाए कि हाँ कोई बंदा आया था और उसने ऐसी प्रेजेंटेशन दी थी कि हमें समझ आ गया और हमें ये चीज याद रही। रीहियर्स इन फ्रंट ऑफ मिरर और अ फ्रेंड। आप अपने दोस्त के सामने भी सुना सकते हो। आप ये देखो, आपको पिक्चर नजर आ रही, शीशे के सामने खड़े होकर भी सुना सकते हो। मैंने अपनी काफी सारी प्रैक्टिस की है कि शीशे के सामने खड़े होकर आप अपनी प्रेजेंटेशंस दो। क्लियर। तो डजेंट मैटर, आप दे सकते हो इजीली। आप ये समझो कि हाँ ये सारी ऑडियंस बैठी है, आप अपनी फैमिली को बिठा दो कि मेरी प्रेजेंटेशन सुन लो, 5 से 10 मिनट की है, कोई मसला नहीं है। आप अपने दोस्त को सुना दो, आप अपने क्लासमेट्स को सुना दो, आपके अगर ग्रुप्स है ग्रुप में सुना दो। क्लियर। प्रेजेंट। अब आपने प्रेजेंट किस तरह करना है? मेक अ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट। स्ट्रॉन्ग स्टार्ट आपने लेना है कि सोई हुई ऑडियंस को जगा देना है। हेलो एवरीवन, जोर से आवाज लगानी। क्लियर। सलाम करना है, ग्रीटिंग्स करने के बाद आपने उनको टाइम विश करना है, उसके बाद आपने अपना इंट्रो देना है, टॉपिक का इंट्रो देना है, देन यू विल स्टार्ट, और आप स्टार्ट हो जाओ। क्लियर। इंगेज द ऑडियंस इन फर्स्ट 2 to 3 मिनट्स। 2 से 3 मिनट जो आपके पास होते हैं ना स्टार्ट के, उसमें ऑडियंस को एंगेज करें, मतलब अपनी तरफ मुतवज्जा करें। कुछ ऑडियंस क्या करती है, मोबाइल यूज करती है, कुछ कॉल पे बात कर रही है, कुछ लैपटॉप में लगी हुई है, कुछ नोट्स लिख रही है, कुछ आपस में बात कर रही है, कुछ यहाँ वहां देख रही है, कुछ किसी और से बात कर रही है। व्हाट इज दिस? भाई आप प्रेजेंटेशन देने आए हो ना, आपने मेहनत की है अपने ऊपर, आपने रात जाग के मेहनत की, आपने उसको लिखा, आपने उसको पढ़ा, आपने उसको समझा, आपने उसको याद किया, आप सुन रहे हो। क्लियर। तो आपका इतना हक बनता है, ये आपका राइट है, हर प्रेजेंटेशन देने वाले का राइट है कि जब आप स्टेज पर आए, जब आप डाइस पर आए, तो अपनी ऑडियंस को 2 से 3 मिनट के लिए मुतवज्जा करें कि वो आपको गौर से सुने। याद रखें कि जब ऑडियंस को आप मुतवज्जा नहीं करेंगे ना, जब आपका फोकस ऑडियंस की तरफ नहीं होगा, तो ऑडियंस की कंसंट्रेशन, ऑडियंस का फोकस भी आपकी तरफ नहीं होगा। ऑडियंस अपने कामों में, कोई मोबाइल में है तो मोबाइल में है, कोई आपस में बात कर रहा है तो बात कर रहा है, कोई नोट्स लिख रहा है तो लिख रहा है, कोई किसी से
बात कर रहा है तो बात कर रहा है, कोई किसी और की तरफ देख रहा है तो देख रहा है, कोई किसी को इशारे कर रहा है, तो वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपकी बात समझ ही नहीं आएगी। आपको प्रेजेंटेशन देने का फायदा, भाई आपने मेहनत की है, अपना टाइम दिया है, तो अपने टाइम को कंज्यूम भी तो करें। क्या आपके पास इतना फालतू टाइम था? क्या आपने सारा दिन सारी रात अपनी प्रेजेंटेशन पे लगा दी? क्या आपके पास और कोई काम नहीं था? नहीं, अगर आपने मेहनत की है तो उस चीज को शो ऑफ करवाएं कि हाँ मैंने मेहनत की है, मैं पूरी रात याद करके आया हूं, मैंने इस चीज की प्रैक्टिस की है, तो आप उसको शो ऑफ करवाएं। क्लियर? शो योर पेशेंस थ्रू आउट योर मूवमेंट्स एंड गेस्चर्स। आप प्रेजेंटेशन देने के साथ साथ आप मूव भी करेंगे, क्लास में एक जगह स्टक नहीं हो जाएंगे, स्टेज पे एक जगह स्टक नहीं हो जाएंगे, भाई मूव करते रहे। आपने पैरों पे एल्फी नहीं लगानी कि आप एक जगह स्टक हो गए हो, नो, आप मूव करेंगे तो ऑडियंस की जो नेक की मूवमेंट होगी तो उससे वो जागी रहेगी और आपको देखती रहेगी। आप अपने गेस्चर्स बताएं, आप कभी फोल्ड योर आर्म्स करके खड़े हुए हैं, आपने हाथों को छोड़ दिया, ठीक है, उसके बाद आप हाथ बांध के बता रहे हो, आपने फिंगर्स को फिंगर्स के साथ अटैच करके बता दिया, बहुत सारे तरीके होते हैं प्रेजेंटेशन देने के, ठीक है। आप किसी चीज की एग्जाम्पल दे रहे हो, आपने तालियां बजा दी बीच में, ठीक है, दैट्स ग्रेट। आपने कोई ऐसी एग्जाम्पल दी, आप क्लैपिंग करवा सकते हो। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, अपनी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने की कोशिश करें। मेक एन आई कॉन्टेक्ट, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। याद रखो कि अगर आपने आई कॉन्टेक्ट नहीं किया ना ऑडियंस के साथ, तो लगेगा कि आप आए थे और आपने रीडिंग करी और आप चले गए। आपके पास लैपटॉप रखा हुआ है डाइस पे, क्लियर, आप डाइस पे खड़े हो, स्क्रीन चल रही है, प्रोजेक्टर लगा हुआ है, ऑडियंस आपको देख रही है, ऑडियंस आपकी स्क्रीन को भी देख रही है, ऑडियंस आपके ऑडिटोरियम में है, क्लियर, ऑडियंस की कंसंट्रेशन आपकी तरफ है, बट आपका कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप पर है। आप लैपटॉप की स्क्रीन को देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, आपने एक आंख उठाकर भी ऑडियंस की तरफ नहीं देखा कि ऑडियंस कितनी बैठी है, कहां से कहां तक बैठी, तो आपको क्या फायदा जब आपने आई कॉन्टेक्ट ही नहीं किया। ऑडियंस आपके आई कॉन्टेक्ट को देखती है, आई कॉन्टेक्ट जब तक आपका नहीं होगा ना, आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी। जब टीचर हमारे पास आते हैं लेक्चर देने के लिए, तो हम टीचर को सुनते हैं ना, तो हम टीचर को देखते हैं। क्या आप आंखें बंद कर लेते हो जब टीचर आते हैं क्लास में? क्या आप हेड डाउन कर लेते हो जब टीचर आते हैं क्लास में? क्या आप क्लास से बाहर चले जाते हो जब टीचर आते हैं क्लास में? नो, आप प्रेजेंट होते हो ना, तो आप सुनते हो उस चीजों को, तो जो आप सुनते हो, आप लिखते हो, आप सोचते हो, आप पढ़ते हो, तो आपको याद हो जाता है, आपको लेक्चर समझ आ जाता है। क्लियर? डोंट फॉरगेट टू स्माइल एज वेल अनलेस योर टॉपिक इज वेरी ग्रिम। स्माइल करना ना भूले, इतने भी गुस्से से प्रेजेंटेशन ना दे कि अगर आपने मेहनत की, तो हमें पता है कि आपने मेहनत किया, आपने पूरी रात जागे हो, आपने मेहनत की, आपने पढ़ाई की, आपने सारे काम छोड़ के प्रेजेंटेशन पे फोकस किया, तो क्या मकसद है? आप हम पे एहसान कर रहे हो? नो, आपका स्माइल थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए कि लगे हाँ आप एक्टिव होकर आए हो घर से, आप थोड़ा सा स्माइल दे रहे हो। अगर आपका टॉपिक थोड़ा सा ग्रिम है, ग्रिम का मतलब ये होता है कि टॉपिक थोड़ा सा उस पॉइंट पे चला जाता है जिसपे लोगों की थोड़ी मुतवज्जो कम हो जाती है, तो क्या आप स्माइल भी नहीं करोगे और टॉपिक भी आपका ऐसा ही है जो कि समझ भी नहीं आ रहा है, फिर क्या करना है? फिर आपका क्या फायदा प्रेजेंटेशन देने का, मुझे ये बताएं। क्लियर? क्या फायदा आपको प्रेजेंटेशन देने का? आप हल्की सी एक स्माइल पास करें, ठीक है, आप ऑडियंस को अपनी तरफ लेकर आए, आप उस टॉपिक को इतना अच्छा बना लें कि ऑडियंस को समझ आ जाए। समझ, तो समझ इस तरीके से आना चाहिए कि उनको इस चीज के बारे में आगाही मिल जाए, मतलब वो ऐसे समझे कि पहले उन्होंने इस टॉपिक के बारे में सुना नहीं था, अब सुन लिया, अब उनको पता चला कि ये टॉपिक होता क्या है। क्लियर? तो उनको सारी चीजें इस तरीके से समझ आनी चाहिए। स्पीकर्स इम्पैक्ट, ये स्पीकर्स का इम्पैक्ट होता है। ये देख रहे हैं आपके किस तरीके से हमें पिक्चर दिखाई जा रही है यहाँ पे। आंखों पे हाथ रख लेना, क्या वो मजीद सुनना नहीं चाहता? कानों पे हाथ रख लेना, मजीद नहीं सुनना चाहता। आंखों पे तो रखा कि वो देखना भी नहीं चाहता, सुनना भी नहीं चाहता, और मुंह पे भी हाथ रख लिया कि अब वो कुछ बोलना भी नहीं चाहता। सही, तो आपका टॉपिक अगर इस तरीके से होगा, तो टेक्स्ट आपका अगर 7% होगा तो वो नहीं देखेगा कि टेक्स्ट ही नहीं है। विजुअल अगर 55% आपने बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, गलत। सही, वोकल 38% आपकी आवाज ही नहीं है, तो फायदा। फ्लॉज इन, तो फिर ऑडियंस का हाल कुछ इस तरीके से होगा जैसा कि आपको पिक्चर में नजर आ रहा है। सब आपको सोई हुई ऑडियंस मिलेगी, चाहे वो ऑडिटोरियम में हो या किसी भी जगह हो। लेक ऑफ एक्सपीरियंस होगा कि या तो प्रेजेंटेशन देने जो आया है उसको शायद कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेक ऑफ एंथुसिज्म हो सकता है कि अपने टॉपिक पर कमांड नहीं है। लेक ऑफ प्रैक्टिस हो सकता है कि शायद आपने इस चीज पर प्रैक्टिस नहीं की। लेक ऑफ रिलेटेड मटेरियल हो सकता है कि शायद आपके पास इस चीज से रिलेटेबल कोई मटेरियल नहीं था। लेक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है कि शायद आपके पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, आप हेजिटेशन फील कर रहे थे उस चीज को लेके, आपको ठीक से समझ नहीं आया कि आपने टॉपिक क्या देना है, आपने बताना किस तरीके से, आपने उस चीज पर फोकस कैसे करना है,
ऑडियंस से क्या पूछना है, एम्बिग्यूटी इन द रिजल्ट्स दैट यू वांट टू कंक्लूड, आपकी एम्बिग्यूटी यानी कि ऑडियंस आपकी तरफ मुतवज्जह नहीं थी, आपका टॉपिक ही ऐसा था कि ऑडियंस को समझ नहीं आ रहा वो सवाल कौन से करे, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप जवाब कौन से दो, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप मिसाल कौन सी दो, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप ऑडियंस को मुतवज्जह किस तरीके से करो, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप ऑडियंस को किस तरह देखो, तो आप जो है उस चीज के अंदर अपने टॉपिक के अंदर वो चीजें इंक्लूड करें जो आपके काम की हैं, वो ना करें कि जो आपके काम की नहीं है। हाँ, जो आपने एग्जाम्पल देनी है आप उसकी पिक्चर दिखा दो ताकि पिक्चर देख के आपको भी नजर आ जाए कि हाँ मैंने ये एग्जाम्पल सोची थी, तो आप वो एग्जाम्पल दे सकते हो। दैट्स अ ग्रेट आइडिया। इससे लगेगा कि आपने कम से कम एग्जाम्पल को रीडिंग करके तो नहीं बताया ना, इससे लगेगा कि हाँ कोई प्रोफेशनल बंदा आके इस चीज को हमें बता रहा है, हमें प्रेजेंटेशन दे रहा है, पता चलेगा कि आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो। अगर आप आ गए और आपने एग्जाम्पल भी वर्ड टू वर्ड लिख ली, भाई ये एग्जाम्पल है, क्यों, ये क्या एग्जाम्पल है आपके पास, ये आपके पास एग्जाम्पल नहीं है, ये तो आप रेक्टिफिकेशन लगा रहे हो, ये तो आप 3 क्लास के बच्चे को भी खड़ा करोगे वो भी आपको पढ़ के बता देगा, तो ये आपकी प्रेजेंटेशन कहाँ से हुई? प्रेजेंटेशन तो आप 50% याद करके आते हो भाई, सही है। 50% आपको याद होनी चाहिए कि आपका आई कांटेक्ट भी तो हो ऑडियंस के साथ, जब आपका आई कांटेक्ट नहीं होगा तो आपको बताने का फायदा, फिर ऑडियंस भी क्या होगी, बैठी बैठी सो जाएगी। फैक्टर्स फॉर सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन, ये देखो जब सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन होती है तो फिर लोग क्या करते हैं, क्लैपिंग करते हैं, और क्लैपिंग जब हो जाए ना आपके लिए तो दो तरीके से होती है क्लैपिंग, या तो वो आपको भगाने की कोशिश करते हैं या तो वो आपके टॉपिक से खुश होते हैं। अच्छा, जो खुश होते हैं वो आकर कोई ना कोई कमेंट भी पास कर सकते हैं और उनकी क्लैपिंग जोरदार होती है और समझ आती है। जो सोए हुए लोग होते हैं ना, जो सिर्फ चाहते हैं कि आप जल्दी से स्टेज से उतर जाए और जल्दी से आप अपनी शक्ल गुम कर ले, तो उनकी क्लैपिंग की आवाज ही इतनी धीमी धीमी होती है कि ना वो खुद कुछ कर सकते, तो वो स्टेज पे नहीं आए, तो जो स्टेज पे आया वो उसको भी कुछ करने नहीं दे रहे। क्लियर? तो क्लैपिंग को भी, इस चीज को भी फोकस रखा करें कि क्लैपिंग अगर आपके लिए हुई है, खुश ना हो जाया करें कि आज मेरे लिए क्लैपिंग हुई है, भाई क्लैपिंग भी तो देखो किस लिए हुई है। मैं यहाँ पर आपको एक मिसाल दूं कि मेरे एक बहुत अच्छे फैकल्टी मेंबर हैं, तो वो क्लास में आते हैं तो अक्सर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो थोड़े वीक है, तो उनसे जब वो सवाल करते हैं तो वो स्टूडेंट अक्सर क्या करते हैं कि वो जवाब जो है वो गलत दे देते हैं, तो गलत जवाब देने पे वो बड़ी जोरदार क्लैपिंग कराते हैं। ठीक है, क्लैपिंग तब तक करवाते हैं, तब तक करवाते हैं जब तक उस बंदे को पता ना चले कि हाँ इसने वाकई जवाब गलत दिया है, और अगर सही हो रहा तो उनकी क्लैपिंग डिफरेंट होती है कि आपने सही वाले पे क्लैपिंग किस तरीके से करनी है। तो हमें पता चलता है, हम क्लास में हमें इस चीज का आइडिया हो जाता है कि भाई वो बंदा आया है पढ़ाने के लिए, तो अगर गलत जवाब दोगे तो कौन सी, ये आपकी शाय फील होनी चाहिए आपको, आप पे इसको पॉजिटिव एटीट्यूड ना ले कि नहीं मेरे लिए तो आज क्लैपिंग हुई है, मैंने तो महान काम किया है, नो। ठीक है, तो अपना फैक्टर्स देखें कि क्या इफेक्ट कर रहा है आपकी सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन पर या नहीं कर रहा। बी ओवर प्रिपेयर्ड, ज्यादा ओवर प्रिपेयर्ड भी नहीं होना कि पूरी रात लेके बैठे हुए हो, 2 पर्चों की प्रेजेंटेशन है पूरी रात लगा दी, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, ज्यादा ओवरलोडेड हो जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। रिहेयरिंग एंड प्रैक्टिस, हाँ बार बार आप सुन के उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन बार बार का मकसद ये भी नहीं है कि अगर फैमिली में से कोई आ रहा है, कभी भाई को सुना दी, कभी बहन को सुना दी, कभी अब्बू को सुना दी, कभी अम्मी को सुना दी, कभी दोस्त को सुना दी, कभी ग्रुप में सुना दी, कभी किसी पड़ोस को सुना दी, मिलने वाले को सुना दी, घर पे कोई मेहमान आया उसको सुना दी। भाई प्रेजेंटेशन है, शाही हलवा थोड़ी है जो आप सबको बांट रहे हो, सही है, तो प्रेजेंटेशन को प्रेजेंटेशन ही रखो। ग्रिप ऑन योर टॉपिक, आपको अपने टॉपिक पे ग्रिप होनी चाहिए, आप जिस चीज के बारे में बता रहे हो तकरीबन आपको तो उस चीज के बारे में 100% नॉलेज हो। ऐसे कैसे मैं किसी भी चीज पे लेक्चर दे दूं जब मुझे खुद उस चीज के बारे में पता ही नहीं होगा। जब मैंने स्क्रीन ओपन की है, जब मैं किसी चीज को समझा रही हूँ, तो जाहिर सी बात है ना, उस पर मैंने मेहनत की है, रात लगा के उसको मैंने पढ़ा है, उसको मैंने देखा है, उसको मैंने समझा है, तो ही मैं बता रही हूँ ना। तो बताने का मकसद ये कि मुझे अपने टॉपिक पर कमांड है, और जिस बंदे को अपने टॉपिक पर कमांड होती है उसको समझ आती है चीज कि वो किस तरीके से दे रहा है प्रेजेंटेशन, चाहे वो प्रेजेंटेशन दे रहा हो चाहे वो लेक्चर दे रहा हो। क्लियर? तो पता चलता है टीचर्स आते हैं जरा भी कंफ्यूज नहीं होते, आप उनसे 10 सवाल पूछे वो आपको 10 आंसर देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि उनको उनके टॉपिक पर कमांड है। सही। नो योर सब्जेक्ट, आपको अपने सब्जेक्ट का पता होना चाहिए कि आप किस चीज के बारे में दे रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल पैथोफिजियोलॉजी का टॉपिक है, अडल्ट एंड नर्सिंग का टॉपिक है, साइकोलॉजी का टॉपिक है, भाई किस चीज का टॉपिक है, देने आ गए हो, पता आपको नहीं है। सही है। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहे, अवॉइड स्ट्रेस, स्ट्रेस से बचें, ज्यादा स्ट्रेस भी खुद को नहीं देना, बार बार ये याद नहीं दिलाना, नाश्ता कर रहे हो मेरी प्रेजेंटेशन है, मेरी प्रेजेंटेशन है, चाय पी रहे हो मेरी प्रेजेंटेशन है, मेरी प्रेजेंटेशन है, घर वालों पे गुस्सा कर रहे हो, मुझसे बात नहीं करो, मेरी प्रेजेंटेशन है, मेरा मोबाइल नहीं छेड़ो, मेरी प्रेजेंटेशन है, मेरे कमरे में कोई ना आए, मेरी प्रेजेंटेशन है, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मेरी प्रेजेंटेशन है। व्हाट इज दिस? ये तो आपका नेगेटिव एटीट्यूड है ना, जो आपके घर वालों की तरफ जा रहा है। मैं आज दोस्त से नहीं मिलूंगा, क्यों भाई? मेरी प्रेजेंटेशन है। मैं सुबह कॉलेज जल्दी जाऊंगा, क्यों भाई? मेरी प्रेजेंटेशन है।
मैं कमरे से बाहर नहीं आऊंगा, क्यों भाई, मेरी प्रेजेंटेशन है। व्हाट इज दिस? तो इस चीज को भी नहीं करना, स्ट्रेस से बचना है। खुद को इतना भी नेगेटिव ना ले कि आप स्ट्रेस में इतना चले जाए कि वो प्रेजेंटेशन आपकी जो तैयार की गई है, जो आपने इतनी मेहनत से तैयार की, वो फिर आपकी प्रेजेंटेशन लगे ही ना, वो आपका सरासर स्ट्रेस लगे। और याद रखिए, जब आप स्टेज पे जाते हो, जब लोग आपको देखते हैं ना, जो बड़े बड़े जजेस बैठे होते हैं, तो पता चल जाता है कि हाँ, ये बंदा कितना एक्टिव होकर आया है, कितनी इसकी तैयारी है। वो आपके फेस से बता देते हैं, उनको इतना एक्सपीरियंस होता है। तो आपने हमेशा अपना फेस जो है वो ब्लैंक भी नहीं रखना, ठीक है, स्लीमी स्लीमी भी नहीं रखना, हल्के से स्माइल पास करके, और पॉजिटिव स्माइल, नेगेटिव स्माइल भी नहीं, पॉजिटिव स्माइल देके अच्छा सा रिएक्शन देना। कंक्लूजन आपके पास क्या निकलता है? ऑलवेज प्रिपेयर, हमेशा तैयार रहे। चैनलाइज योर फेयर, अपने डर को निकालें। इंटरेक्ट विथ योर ऑडियंस, अपने ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट रहें। आपको अगर क्लास में कहा ना, भाई आपकी प्रेजेंटेशन है, आप तैयार रहो, मेरी प्रेजेंटेशन है, मैंने देनी है, बात खत्म। आप ये क्यों कह रहे हो कि नहीं, मैंने प्रेजेंटेशन देनी नहीं है? क्यों नहीं देनी है? देनी है। जब आप बीएसएन में आ गए हो, तो क्या बीएसएन में आने से पहले आपने कभी प्रेजेंटेशन नहीं दी? मैंने दी है 12 साल, मुझे पता है। हर जगह मैंने प्रेजेंटेशन दी, हर इवेंट में मैंने अपने स्कूल कॉलेज में प्रेजेंटेशन दी है। क्यों आज ऐसे हम लेक्चर यहाँ पर डिलीवर कर रहे हैं? क्यों डर खौफ नहीं है? डर खौफ पहले था, केजी क्लास में जब खड़े हुए थे स्टेज पे, पूरे हॉल में जब प्रेजेंटेशन दी थी 14 अगस्त के बारे में, डर निकल गया, खत्म हो गया। तो अपने डर को निकालें, क्लियर, अपने ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट रहें। लास्ट स्लाइड है हमारी प्रेजेंटेशन डिजाइन, डूज एंड डोंट्स, क्या चीज करते हैं, क्या चीज नहीं करते। डोंट यूज अ लॉट ऑफ टेक्स्ट इन योर स्लाइड, ज्यादा अपने स्लाइड्स के अंदर टेक्स्ट भी ना लिखिए कि हर चीज आपने लिख दी, एग्जाम्पल भी लिख दी, तो आपने एग्जाम्पल की A to Z कहानी भी लिख दी। डोंट यूज अ फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल ऑन ईच स्लाइड, और हर फ्यू वर्ड्स भी ना लिखे कि एक स्लाइड पर 2 ही अल्फाज लिखे हुए। क्लियर? दूसरी स्लाइड पे, जैसे एक स्लाइड पे एक ऑब्जेक्टिव, दूसरी स्लाइड पे दूसरा ऑब्जेक्टिव, तीसरी स्लाइड पे तीसरा ऑब्जेक्टिव, तो इस तरीके के काम भी ना करें। डोंट यूज द सेम फॉन्ट साइज थ्रू आउट योर स्लाइड्स, हर स्लाइड में अपने फॉन्ट साइज को डिफरेंट कर ले, पता चलना चाहिए कि हेडिंग कौन सी है, सब हेडिंग कौन सी है, और आपका कंटेंट क्या है। क्लियर? हेडिंग और सब हेडिंग का आई होप कि आप सबको पता ही होगा। क्लियर? आपका कंटेंट क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें अपना फॉन्ट, आप इसका साइज भी इंक्रीज कर सकते हो, फॉन्ट स्टाइल चेंज भी कर सकते हो। डू स्विच अप फॉन्ट साइज थ्रू आउट ईच स्लाइड्स, डोंट यूज बुलेट्स पॉइंट, यानी कि आप अपने फॉन्ट स्लाइड्स को जो है, फॉन्ट साइज को स्विच अप नहीं कर सकते। हर स्लाइड के अंदर अपना फॉन्ट साइज जो है वो कोशिश करें कि आप थीम में एक ही रखें, ज्यादा बड़ा छोटा भी ना करें, ताकि आपकी ऑडियंस को नजर ना आए, तो इस तरीके काम ना करें। डोंट यूज बुलेट पॉइंट्स, हर स्लाइड में भी बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल ना करें। डोंट यूज ग्राफिक टू सपोर्ट योर पॉइंट्स, हाँ, अपने पॉइंट्स को सपोर्ट करने के लिए कोई ग्राफिक्स ऐड ना करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एग्जाम्पल दे रहे हो ग्लास के बारे में, तो ग्लास की पिक्चर मत लगाना। अगर आप एग्जाम्पल दे रहे हो मिरर के बारे में, तो मिरर की पिक्चर नहीं लगाना। अगर आप एग्जाम्पल दे रहे हो डॉग कैट के बारे में, तो डॉग कैट की पिक्चर नहीं लगाना। क्लियर? आपने सिर्फ अपने ग्राफ किस लिए ऐड करने कि आपकी प्रेजेंटेशन से रिलेटेबल होने चाहिए। क्लियर? इसके अलावा आप वहां पर कोई भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं लगा सकते। तो ये थी आज की हमारी कंप्लीट पीपीटी। अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो, या कोई ऐसी चीज जो कि आपको समझ में नहीं आई, तो उसका क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।